गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जी.आर. चौधरी, राजकीय महाविद्यालय नावा। स्टूडेंट, हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने जो हमारे बीए द्वितीय वर्ष में हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसके बारे में हमने उसके जो सिलेबस है उसमें हमने प्रमुख व्यवसाय या यूँ के दो आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया था। आर्थिक क्रियाकलापों में हमने प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, देखो, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में हम उत्पादन और विनिमय दो चीज़ों को शामिल करते हैं। उत्पादन से हमारा तात्पर्य है जो वेतन भोगी या पारिश्रमिक वेतन के रूप में जो मापा जाता मापदंड है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन में जो डेली बेसिस या मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस जो वेतन भोगी लोग होते हैं उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि सबको हम किस में शामिल कर सकते हैं? उत्पादन में। और विनिमय में हम शामिल कर सकते हैं व्यापार, परिवहन और संचार की सुविधाएं, यानी हम सुविधाओं को किस में शामिल कर सकते हैं? विनिमय में। तो अब हम देखते हैं कि उत्पाद और विनिमय दोनों मिलकर के तृतीय क्रियाकलापों को शामिल कर सकते हैं। उत्पादन का यहाँ हमारा तात्पर्य हो गया जो पारिश्रमिक वेतन के रूप में जो प्राप्त करते हैं वो उत्पादन से हैं, और विनिमय से हमारा तात्पर्य हो गया व्यापार, परिवहन और संचार की सुविधाओं से। अब स्टूडेंट हम आगे देखते हैं तृतीय क्रियाकलापों के प्रमुख प्रकार। तृतीय क्रियाकलाप के जो प्रमुख प्रकार है उसमें हम सबसे पहले लेते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार से हमारा तात्पर्य है किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदना और बेचना। और ये क्यों करते हैं? ये किसी विशिष्ट उद्देश्य या लाभ कमाने के लिए लोग काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ व्यापार की परिभाषा को अगर अपने को परिभाषा लिखनी है तो कई बार क्या होता है, छोटा क्वेश्चन आता है तो उसमें व्यापार की परिभाषा पूछ लेते हैं। तो व्यापार किसे कहते हैं? तो हम व्यापार कह सकते हैं कि उत्पादित मदों का क्रय करना और विक्रय करना और उन्हें लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? व्यापार। अब ये विशिष्ट उद्देश्य जरूरी नहीं कि लाभ भी कमें, हो सकता है कई बार उन्हें लॉस भी हो जाए, लेकिन इस क्रिया को क्या कह सकते हैं? हम खरीदने और बेचने की क्रिया को व्यापार कह सकते हैं। ठीक है। और वाणिज्य का मतलब होता है यहाँ स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रित विनिमयों तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, और वे व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण अथवा वितरण बिंदु इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम किस में शामिल कर सकते हैं? इसमें वाणिज्यिक क्रियाओं में। उसके बाद में देखते हैं परिवहन। हमारा जो नेक्स्ट जो तृतीय क्रियाकलाप है परिवहन। क्या है? परिवहन। परिवहन शब्द से आप समझ ही गए होंगे। परिवहन, आप जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, या खुद का व्हीकल, मोटरसाइकिल है, मारुति है, टैक्सी वगैरह है, इन सभी में आप बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें हम सामान्य भाषा में क्या कर सकते हैं? परिवहन। तो परिवहन एक ऐसी सेवा और सुविधा है जिससे व्यक्तियों निर्मित माल संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोगों में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्थाएं चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन पदार्थों का अत्यधिक जो बढ़ जाता है, अत्यधिक मूल्य बढ़ जाता है। वहाँ हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो इनका जो मूल्य है वो सामान्य तौर पर बढ़ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है तृतीयक व्यवसाय में वो है संचार। संचार सेवाओं में हम शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों को एक प्रेषण सम्मिलित कर सकते हैं या इनका प्रेषण सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात इनको
प्रत्यक्ष रूप से न पहुंचा करके शब्दों संदेशों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संचार के साधनों से हम ये काम कर सकते हैं। लेखन के आविष्कारों ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नावों, सड़क, रेल, वायु परिवहन आदि कई साधनों के द्वारा इनमें हम काम में इनको ले सकते हैं। इनको किनको? संदेशों, शब्दों या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है और पुराने तंत्रों ने सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्यपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तो हमने पहले पढ़ा था व्यापार, वाणिज्य, उसके बाद में परिवहन, उसके बाद में हमने पढ़ा संचार और उसके बाद में देखते हैं हमें दूरसंचार। दूरसंचार से हमारे यहाँ तात्पर्य होता है कि विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाषा जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोर्स कोड, टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन चुकी है। वर्तमान समय में रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, चित्रों, दूरभाषा कॉलों आदि का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं का प्रसारण करने के लिए काम में लेते हैं और इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम भी हमें कह सकते हैं। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं और इंटरनेट इन्हें वैश्विक जो संचार तंत्र है वास्तव में क्रांति ला दी है। तो जैसे रेडियो, दूरसंचार, समाचार पत्रों, चित्रों, दूरभाषा, इंटरनेट और ये सभी जो हमारी सुविधाएं हैं उनको हम किस में सम्मिलित कर सकते हैं? दूरसंचार में। उसके बाद में देखते हैं सेवाओं में विद्यार्थियों में हमने पहले भी बताया था मैंने आपको कि किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा हो हम उसको किस में सम्मिलित कर सकते हैं? हमारे तृतीय के व्यवसाय में। जैसे सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को और कुछ उद्योग और लोगों दोनों को चलाती है। उदाहरणतः परिवहन तंत्र। निम्न स्तरीय सेवाओं में पंसारी की दुकान, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता, काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्ट सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्ति उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार अन्य मानसिक श्रम करते हैं। तो इस प्रकार जो वेतनभोगी होते हैं लोग, जो चाहे डेली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो, वो कि उस वेतन के बदले वो जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सेवाएं कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक स्कूल टीचर विद्यालय में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बदले में क्या लेता है? वो वेतन लेता है। तो इस वेतन के बदले उसने क्या दी? शिक्षा। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा या अध्यापक है वो प्रत्येक व्यवसाय में शामिल है। ठीक है विद्यार्थियों।